नमस्कार। आप सभी का प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुपम आपके लिए आज भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की चर्चा करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य के बारे में, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 की बात करते हैं। बात अगर हम लोग करते हैं तो भाग 5 में जो बात की गई है वो संघ के बारे में कहा गया है। अब संघ का अर्थ होता है यूनियन। यूनियन का तात्पर्य ये है कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो भी हमारे अनुच्छेद दिए गए उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 52 को ले जाएं। 52 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में बात की गई है और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 की बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है कि संघ की हमारी कार्यपालिका की शक्ति कहाँ पे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, किस प्रकार से भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। 54 के बाद अगर हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो 52, 53, 54 और 55 हम लोग स्लाइड में देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावली। अनुच्छेद 57 की बात करें तो पुनर्विचार की पात्रताएं, क्या पुनर्विचार की पात्रताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए, सभी तो नहीं, जैसे अनुच्छेद 52 पहले वाली स्लाइड में बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। उसी तरह अनुच्छेद 58 कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। 59 में है कि राष्ट्रपति पद की क्या शर्तें हैं और किस प्रकार शर्तें लागू की जाती हैं। अनुच्छेद 60 में बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ, जब राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान, कभी कभी परीक्षाओं में होता है कि राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान, तो प्रतिज्ञान शब्द जब आ जाता है तो बच्चे गलत कर देते कि सर प्रतिज्ञान के बारे में कोई तात्पर्य नहीं था। देखिए, प्रतिज्ञान या शपथ दोनों एक ही बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में की गई है, जिसे हम लोग महाभियोग या इम्पीचमेंट भी कहते हैं। कब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? जब वो संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान का वायलेंस करें, और इसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे संसद में अनुच्छेद 61 में लोकसभा और राज्यसभा में किया गया, लेकिन अभी तक किसी राष्ट्रपति पर हमारे देश में अनुच्छेद 61 नहीं लागू हुआ। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति पद पे व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन के समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का समय या आकस्मिक रीति हो जाने पर निर्वाचन पदावली। तो ये देखो, हमेशा कहा गया कि 6 महीने का टाइम होता है। ये 6 महीने में राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो तुरंत उपराष्ट्रपति को कार्यभार दिया जाता है और उसके बाद 6 महीने के अंदर निर्वाचन करा के राष्ट्रपति की बात की। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद, सबसे पहले हम लोगों ने बात की तो राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद की बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद हमारा 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में बात किया गया। अब हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में इसके बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति कहते हैं। अनुच्छेद 65 जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के पद पे रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और उस समय उपराष्ट्रपति को उसका कार्य सौंपा जाता है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन अगर बात करता उपराष्ट्रपति में
तो संसद के केवल 2 ही सदन भाग लेते हैं, उसमें राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है अनुच्छेद 67 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति की क्या पदावधि होती है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो है। अब देखिए ये भी पद कब रिक्त होता है। देखिए रिक्त होने के 2 ही कारण है, या तो आकस्मिक किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से इस्तीफा दे देता है, तो ये आकस्मिक पद होने और इसे भरने की प्रक्रिया को बताया गया है। अनुच्छेद 59 में बताया गया उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान है। अनुच्छेद 70 में आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कि आकस्मिकता का मतलब होता है कि कई ऐसी इमरजेंसीज आती हैं जिसमें अन्य आकस्मिकता में उनके कर्तव्यों का निर्वाह उपराष्ट्रपति सहयोग से कर सकता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सशक्त विषय दिए गए हैं। तो इसमें आपका 69 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्लाइड वाले में ये पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 क्या है अनुच्छेद 72 में और क्या बात बताई गई अनुच्छेद 72 में। तो देखिए क्षमादान की शक्ति, देखिए आपको बताया गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अंतिम न्यायालय माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में फांसी की सजा हो गई या मृत्युदंड उसको दे दिया गया और ये बात कही गई कि उसे क्षमादान करने के लिए, तो क्षमादान का तात्पर्य ये नहीं कि उसकी संपूर्ण सजा को क्षमा कर दिया जाए। क्षमादान का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति की जो भी क्षमादान करने के लिए शक्ति दी है, उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति उसकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। देखिए अनुच्छेद 72 क्या उल्लेखित करता है, क्षमादान आदि कुछ मामलों में दंडादेश। अब दंडादेश में इसमें बताया गया कि किस किस प्रकार से बात की गई है। तो इसमें एक वर्ड आता है कि निलंबन, निलंबन, परिहार। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और लघुकरण। लघुकरण का मतलब हो गया कि सजा को कम कर दिया और लघुकरण कर दिया। तो निलंबन, परिहार, लघुकरण अनुच्छेद 72 में लागू होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 73 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया गया है और इसमें यह बताया गया कि देखिए जो आपका 73 है इसमें संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार है। अनुच्छेद 74 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताया भी जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट मंत्री है उसकी सारी शक्तियां प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 74 में, जैसे अनुच्छेद 72 में हमने कहा है कि राष्ट्रपति क्षमादान करेगा, तो कैबिनेट मंत्रियों में गृह मंत्रालय द्वारा उसकी संतुति होगी और तभी राष्ट्रपति उसको सहमति। कहने का तात्पर्य है कि हमारा राष्ट्रपति को जो भी कार्य करने हैं वो मंत्रिमंडल के लिए सलाह पे करेगा और इसके द्वारा अनुच्छेद 74 के लिए ये प्रावधान है। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में। तो अनुच्छेद 75 में बताया गया कि मंत्रियों का उपबंध। अब मंत्रियों की संख्या तो देखिए हमारे देश में 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक केंद्रीय मंत्री होता है, एक उपमंत्री और एक आपका स्वतंत्र प्रभार मंत्री। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो ये एक संवैधानिक पद है और महान्यायाधीश वही हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 77 देखिए 76 भी बहुत पूछा जाता है। उसी तरह कहा गया कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन, तो संचालन की बात है अनुच्छेद 77 में बात की। अनुच्छेद 78 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य। देखिए कहा गया है कि प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की संतुति जरूर लेगा। अनुच्छेद 79 इसमें क्या, संसद का गठन। अब संसद के गठन की बात करें तो संसद के कितने भाग हैं। संसद के गठन 79 में 3 भाग हैं। पहला भाग राष्ट्रपति है, दूसरा भाग राज्यसभा है और तीसरा भाग लोकसभा है। तो संसद का गठन है। अब इसी में देखिए संसद के गठन की ओर चलते हैं तो देखिए गठन में बताया गया है कि अनुच्छेद 80
राज्यसभा की बात करेगा, अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात करेगा। अब राज्यसभा हमारा उच्च सदन है और स्थायी है, उच्च सदन, और ये हमारा निम्न सदन। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यसभा का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा का प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 83 की बात करें तो संसद के दोनों सदनों की अवधि, संसद के दोनों सदनों की अवधि, तो ये बात बताया गया कि संसद के दोनों सदन है उनकी क्या अवधि है। तो अवधि का तात्पर्य ये है कि देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग, तो देखिए राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है और लोकसभा का 5 वर्ष है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 साल 1/3 सदस्य रिटायरमेंट ले लेते हैं और इसमें पूरी तरह 5 साल रहते हैं। 83 में चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की अवधि हो गया। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की अहर्ताएं। देखिए संसद के सदस्यों की अहर्ताएं हैं, तो अहर्ताओं में अगर आप बात करते हैं तो ये बताया जाता है कि लोकसभा का कोई भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। अब बाकी सभी जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, जो एज का फैक्टर है वो लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा सा अलग है। अगला अनुच्छेद 85 संसद द्वारा सत्रासन और उसका विघटन। देखिए सत्र, सत्रासन और विघटन, कहने का तात्पर्य है कि संसद द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष सत्र को आहुति करता है और उसका सत्रासन और उसका विघटन करने के बारे में बात करता है। बात करते हैं, देखिए 85 के बाद एक आपका आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग हुआ है, 86। देखिए हम लोग जब सीक्वेंस से चल रहे हैं तो एक दिमाग में बन जाता है कि हम लोगों ने सारे आर्टिकल पढ़ लिए और उसके आसपास अगर कोई ऑप्शन आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से हो जाता है। जब आर्टिकल का क्रम नहीं पढ़ते हो, केवल महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, तभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना कम होती। देखिए पेपर आज बनाया जा रहा है, उसका कहने का मतलब है सभी आर्टिकल आप पढ़ो। क्या है 86 में? सदनों में अभिभाषण और उनके संदेशों को भेजने का अधिकार। सदन, दोनों सदन में जो अभिभाषण होगा उसको, जो भी अभिभाषण है वो राष्ट्रपति के लिए बताया गया कि वो उसको पढ़ेगा और उसके बाद दोनों सदनों में वो सुनाया जाएगा। 87 है कि राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण। देखिए 87 में बताया गया राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण संसद का दे सकता है, इसके पास पावर है। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों के और महान्यायवादियों के अधिकार। देखिए मंत्री और महान्यायवादी, देखिए सदन के मंत्री जो हैं वो सदन के सदस्य हैं, पर महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन वो क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार एक संवैधानिक पद है और संसद की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। 89 में क्या बताया कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 64 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन सा अनुच्छेद? 64। तो कई बार होता है कि 64 अनुच्छेद 89 की तरह को रिलेट करता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 90। देखिए अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त हो जाने पर उसे हटाया जाना। कहने का तात्पर्य है कि उप सभापति का पद अगर रिक्त हो गया या त्याग पत्र दे दिया या वो हट जाता है पद से, तो उसको कैसे भागा। अनुच्छेद 61 में सभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति उपसभापति या अन्य शक्तियों के व्यक्ति में है। तो ये कहाँ है? 91 में। अनुच्छेद 92 में कहता है जब सभापति या उपसभापति पद को हटाया जाए तो संकल्प विचाराधीन और तब पीठासीन अधिकारी ना हो। कहने का मतलब है उपसभापति सदन का पीठासीन अधिकारी ना हो तो पद से हटाने का संकल्प और प्रस्ताव किस प्रकार पारित किया जाए। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 93 की लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक। अनुच्छेद 91 उपसभापति के कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 94 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाना।
अगर क्या होता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया और रिक्त होने का वही कारण है, मैंने बताया, पद त्याग दे या पद से हटा दिया जाए। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की कर्तव्य और कर्तव्यों के बारे में है। अनुच्छेद 96 देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प तब पीठासीन का न होना। कहने का मतलब है जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन अधिकारी न हो तो वो कभी भी संकल्प पारित नहीं होगा। अनुच्छेद 97 सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इन सभी का वेतन, जैसे संविधान के अनुसूची 3 में वेतन के बारे में, अनुसूची 3 में ये बताया गया है कि वेतन, भत्ते और शपथ। तो यहाँ पे देखो, पहला और दूसरा, दूसरी अनुसूची में वेतन और तीसरी में शपथ, तो कौन, सब सभापतियों के बारे में। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय जो है वो अनुच्छेद 98 में बताया गया। संसद का सचिवालय जो है, सचिवालय आपको पता है कि सारे केंद्रीय विभाग सब उसी में काम करते हैं, और संसद का वो सचिवालय है वो अनुच्छेद 98 में परिभाषित है। अनुच्छेद 99 की बात करते हैं, संसद द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 99 में गया है। 100 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 100 कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 100 कहने का तात्पर्य है कि संसद की कोई कार्रवाई हो, संसाधनों और मतदान की रिक्तियों में सदन के कार्य प्रणालियों की गढ़पूर्ति। देखिए, गढ़पूर्ति का मतलब होता है कुल सदस्यों की 1/10। कहने का तात्पर्य है कि संसद के सदस्यों में अगर गढ़पूर्ति नहीं है तो कोई भी बिल पास नहीं होगा। अगर संसद के 552 सदस्य हैं और 545 वर्तमान है लोकसभा में, तो उसमें 1/10 55 सदस्य होंगे तभी कोई बिल पास हो सकता है और संसद की कार्रवाई तभी पूर्ण होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 अनुच्छेद पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 108 में क्या दिया, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। देखिए, कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो किसके बारे में कहा गया है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है। देखिए, यहाँ कुछ अनुच्छेद जो है वो स्लाइड में हमने स्लैब कर दिए, 100 के बाद सीधा 108 आ गए हैं। देखिए हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने जो अनुच्छेद छोड़ा है मैं बता देता हूँ, 101, 102, 103। देखिए, हम बात कर देते हैं। देखिए, 101 में क्या है, सदनों का रिक्त होना। 102 में सदस्यों की निरहरताएं, और 103 में कहता है सदस्यों की निरहरताएं के संबंध में प्रश्नों का विनिश्चय। और 103 के बाद अगर 104 की बात करते हैं तो 104 में जो बात की गई है कि अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान, तो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए स्लाइड में छोड़ दिए गए कि महत्वपूर्ण वाली चीज़ें बता दी जाए। 105, 106 और 107 इसको भी आप लोग देख ले, नहीं आपका छूटेगा नहीं कुछ। 100 सबसे पहले हम लोग 105 को देख लेते हैं। 105 में क्या है, संसद के सदस्यों के उनके सदस्यों के सभापतियों की शक्ति और विशेषाधिकार। देखिए, सदस्यों के शक्तियों के विशेषाधिकार बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है, इसको स्लाइड में हम लोगों ने छोड़ दिया है। अनुच्छेद 105 में कि संसद के दोनों सदनों को एक विशेषाधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकते हैं और उनको कोई इसे रोक नहीं सकता है। कई बार आप देखते हो संसद में क्या होता है कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 105 105 में बताया गया कि संसद के सदस्यों को दिए गए। 106 की बात करते हैं तो 106 में जो है ये बताया गया कि सदस्यों के वेतन और भत्ते, और 107 में विधेयकों के पुनः स्थापन के लिए बात की गई है। तो 107 में विधेयकों के पुनः स्थापन की बात की गई है और इसमें पारित करने के लिए संबंध कहा गया। हम लोग चलते हैं, अनुच्छेद 108 हो गया कि संयुक्त बैठक कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। 109 में ये बताया गया धन विधेयक के संबंध में। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अनुच्छेद 110 बहुत फेमस है कि मनी बिल और धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक का मतलब ही होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी विधेयक में धन विधेयक को परिभाषित करने के लिए शक्ति रखता है कि धन विधेयक है अथवा नहीं, और इसकी शक्ति केवल और केवल लोकसभा में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। 111 ये भी इंपॉर्टेंट है, 111 विधेयकों को अनुमति। तो विधेयक, जो भी विधेयक हैं उनको अनुमति कौन देगा, संसद के सदस्यों के द्वारा। जब वोटिंग होगी तो उसके बाद उसका अध्यक्ष उनको अनुमति देगा। बात करते हैं हम लोग
अनुच्छेद 112 बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारे संविधान में बजट बताया गया है। देखिए, बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं संविधान में, लेकिन वित्तीय वार्षिक रिपोर्ट, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, कि प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अनुच्छेद 112 में दिया गया है। देखिए, 112 के बाद सीधा स्लाइड में 118 आ गई, क्योंकि 113, 14, 15, 16, 17 हम लोगों ने छोड़ दिया है। वो विशेष नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उनको छोड़ दिया है, और ये सभी हमारी बजट से रिलेटेड हैं प्रक्रिया। 118 में प्रक्रिया के नियम दिए गए हैं, और 120 में ये बताया गया संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अब 28 राज्य हैं आपके, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और आपके भारतीय संविधान में 22 भाषाएं ऐसी हैं जो संवैधानिक हैं। तो ये बताया गया कि हमारी 2 मुख्य रूप से भाषाएं संसद में प्रयोग की जाती हैं, पहली हिंदी और दूसरी इंग्लिश। इंग्लिश भाषा में ज़्यादा, क्योंकि सभी को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जरूर रखते हैं। 123 बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद के विषयकांत काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो कोई भी अध्यादेश ला सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहमति पर, और 6 महीने के लिए कोई टेम्परेरी कानून बन सकता है। तो 112 और 123 बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। देखिए, हमारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 में है। 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 126 में कार्य के मुख्य न्यायमूर्ति। देखिए, कहा गया है कि अनुच्छेद तुम्हारा जो 126 है, देखिए 125 और 126 इनके बारे में जो बात की गई है, तो ये समझ लीजिए कि कार्यकारिणी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति जो बताई गई है वो अनुच्छेद 126 में है। 127 में दिया गया है कि तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्व न्यायाधीश कौन नियुक्ति कर सकता है? हमारा उच्चतम न्यायालय। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कहने का मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हमारा। जो उच्चतम न्यायालय में फैसले दिए जाते हैं उन्हीं का अनुसरण हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट करते हैं। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में जो बात की गई है वो स्थान। अब स्थान की बात की गई तो देखिए, हमारा जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में है। अब उसके बाद हर राज्यों में उच्च न्यायालय है, तो उच्च न्यायालय राज्यों में स्थित होते हैं, उनका कोई जगह फिक्स नहीं है। अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उच्चतम न्यायालय के बाद बात करते हैं अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अधिकारिता का तात्पर्य है कि अधिकारिता के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 137 निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। देखिए, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। देखिए, न्यायालय का जो पुनर्विलोकन है भारतीय संविधान में जो लिया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था अमेरिका के संविधान से, इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय हमारा पुनर्विलोकन के लिए कार्य करता है कि कोई भी निर्णय है और उसमें अगर निर्णय होने के बाद वो पुनर्विलोकन कराना चाहता है तो अनुच्छेद 137 में बात की गई है। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय परामर्श राष्ट्रपति की। देखिए, बहुत अच्छे समझ लीजिए, इसकी लैंग्वेज में केवल अंतर होता है। क्या कहा गया है कि आपका 143 में क्या है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कोई भी कार्य और परामर्श कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 144 सिविल संहिता न्याय प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय की सहायता का कार्य। देखिए, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता किस प्रकार की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 137, 144 और 148 बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसको हम लोग CAG भी कहते हैं, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये हमारा अनुच्छेद 148 को परिभाषित करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों के और उसकी शक्तियां हैं।
150 में हमारा दिया गया संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, और इसके बाद इसमें एक अनुच्छेद 151 है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सम परीक्षा प्रतिवेदन। देखिए इसी के साथ साथ हमारा भाग 5 पूरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगला जो है वो भाग 6 है जिसमें हम लोग स्टेट या राज्य के बारे में पढ़े होंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको बना सके। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय।